हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने आपको 12th केमिस्ट्री में मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ाई थी, ठीक है। उसी तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आज का है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर ही हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट वेट भी सिखाएंगे कि कैसे इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गाइस आज नॉर्मेलिटी, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है आज का ये नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी नॉर्मेलिटी, ठीक है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हल्का सा फर्क होता है, बस वो हम आपको बताएंगे कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने आपके सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होंगे वो उसकी नॉर्मेलिटी होगी। मोलैरिटी में आपने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी में बस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आ गया था, आपका मोल आ गया था कि पर लीटर वॉल्यूम के अंदर जितने सोल्यूट के मोल होते हैं वो उसकी मोलैरिटी होती है। नॉर्मेलिटी में क्या आया आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। नॉर्मेलिटी यानी N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अपोन में क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स को किसके, वो भी सोल्यूट के, किसके सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स को अगर आप किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑलवेज किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। तो आपकी क्या निकल के आ सकती है, आपकी नॉर्मेलिटी निकल के आ सकती है, ठीक है गाइज। तो ये आपका क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपकी नॉर्मेलिटी है, ठीक है। बट मोल तो हमने पढ़ लिया था कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इसे पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। मोल क्या था, मास अपॉन मोलर मास, लेकिन जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर आपको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करना है तो आपसे क्या निकालना आना चाहिए, इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट मास को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट को हमने लास्ट टाइम आपको बताया था WA से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो गाइस आपका जो फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी का, वो फॉर्मूला क्या बन के आएगा आपका, WA अपॉन E इंटू V। वॉल्यूम ऑलवेज आपको लीटर में रखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑलवेज किस में रखना है आपको, लीटर में, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात क्या है कि चलो मोलर मास तो हमने निकालना सिखा भी दिया था, और लास्ट टाइम मैंने मोलर मास के लिए एक वीडियो भी डाली थी एक, ठीक है। लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसे आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। पहले हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे निकलता है। आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे कि ये जो मोल था, चलो बता दिया कि मोल तो एक किसी भी सबस्टांस का अमाउंट के बारे में बता रहा है, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं ये भी बताएंगे हम आपको लास्ट टाइम, यानी कि वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम अब क्या सीखेंगे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वे एसिड का अलग तरीके से निकलेगा आपका, ठीक है, और आपका बेस का अलग तरीके से निकलेगा और सॉल्ट का अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है किसका, नॉर्मेलिटी का, ठीक है गाइज। तो चलिए अब देखते हैं आपका इक्विवेलेंट वेट कि किस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट को निकालोगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है, ही ई निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, मोलर मास को डिवाइड करना होगा
n फैक्टर से, मोलर मास को डिवाइड करना होगा किससे, n फैक्टर से। अब ये n फैक्टर क्या है, n फैक्टर जो होगा वो हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए अलग अलग तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एसिड्स कि एसिड्स के लिए आप इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करोगे। एसिड्स के लिए आप इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए एसिड्स जैसे आपका H2SO4, क्या आ गया आपका H2SO4, H2SO4 यानी एसिड्स, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको एसिड के लिए क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो यहाँ पे जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर जो होगा वो इज इक्वल टू होगा आपका फ्री H आयंस, फ्री H प्लस, ठीक है, क्योंकि मैं बताया एसिड क्या होते हैं जो H प्लस देते हैं, ठीक है। तो किसी भी एसिड के अगर मोलर मास को उसके फ्री H प्लस से, यानी जितने वो फ्री H प्लस देगा डिसोसिएट होके, उससे डिवाइड कर दें तो आपका एसिड का क्या निकल जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। अब ये H2SO4 है, H2SO4 के लिए अगर E निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, लास्ट टाइम आपको सिखाया था, ठीक है। n फैक्टर, अब n फैक्टर देखना है, H2SO4 को जब आप आयोनाइज करोगे तो ये आपका 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे H2SO4 ने डिसोसिएट होके कितने H प्लस दिए, 2H प्लस, यानी कि जो n फैक्टर है वो कितना है आपका 2 है। तो आप कितने से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे से, 2 से, तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब कोई अगर एसिड जो है, मान लीजिए HCl है, कितने H दिख रहे हैं आपको डिसोसिएट, कितने H देगा ये, 1 ही देगा, तो H पॉजिटिव Cl माइनस। तो ऐसे एसिड हो या कोई बेस है जो डिसोसिएट होके 1H प्लस या 1OH माइनस देता है, तो जो उसका मोलर मास होगा, देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में फ्री H प्लस कितने हैं 1, तो जो इक्विवेलेंट वेट था वही मोलर मास होगा, या जो मोलर मास होगा वही क्या होगा आपका इक्विवेलेंट वेट। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे n फैक्टर बराबर 1 होता है तो जो मोलर मास होता है वही उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट भी होता है। तो इस तरीके से गाइस अगर कोई भी एसिड आए तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, ठीक है। n फैक्टर का मतलब आपको पता ही लग गया, n फैक्टर की जगह पे क्या रखेंगे, फ्री H प्लस के नंबर, इतने H प्लस आप वो क्या करेगा, फ्री करेगा डिसोसिएट होके, वो क्या होगा उसका n फैक्टर होगा, किसके लिए, एसिड्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे अब बेस की, कि बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लेंगे, n फैक्टर बेस में क्या होगा। तो फॉर बेसिस के लिए n फैक्टर, बेस क्या होते हैं जो OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो n फैक्टर यहाँ पे क्या काम करेगा, n फैक्टर होगा आपका फ्री OH निगेटिव, फ्री OH निगेटिव, ठीक है। तो देखो आप फ्री OH निगेटिव से क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया आपको किसका, लाइक CaOH का होल ट्वाइस आ गया, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास कैसे निकालोगे आप, मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन के साथ भी और इसके साथ भी, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 16 और 1 17, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आप 34, यानी कितना आ गया, टोटल को ऐड करके 74 आ गया। तो 74 को आप n फैक्टर से डिवाइड करोगे, n फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है बेस के लिए, फ्री OH माइनस, फ्री OH माइनस। तो यहाँ पे देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सेलेक्ट लाइन जो है वो आपका डिसोसिएट होके कितने OH आयन देगा, 2 OH आयन दे रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ OH आयन है कितने हैं 2, यानी n फैक्टर बराबर क्या हुआ 2। तो आप कितने से डिवाइड कर दोगे इसे, यहाँ पे 2 से, तो आपका कितना आ गया ये 37 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37। तो इस तरीके से हम किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी भी बेस के लिए, ठीक है गाइज, ये बात हुई, ठीक। अब इसी तरीके से अगर कोई सोल्ट आता है हमारे पास, तो सोल्ट के लिए कैसे निकालेंगे ये देखना है थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो सोल्ट आएगा उसका लिए n फैक्टर क्या होगा, ठीक है।
तो फॉर सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स के लिए क्या करना होगा हमें, सॉल्ट्स के लिए हमें पढ़ना होगा, क्योंकि देखो आर्नियस ने थ्योरी दी थी सॉल्ट्स के लिए कि कोई भी अगर साल्ट है, अगर वो डिसोसिएट होता है तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही चार्ज उसके पास नेगेटिव भी रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर इज इक्वल टू बराबर होगा चार्ज, किसके इक्वल होगा, चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सेम ही होंगे, तो उससे आपको क्या करना है, उसके मोलर मास को डिवाइड करना है, किसके मोलर मास को, साल्ट के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आया, CaCO3 आ गया, क्या आ गया आपके पास, CaCO3 सॉल्ट है। आप इसे डिसोसिएट करो तो आपको पता है कैल्शियम डाइपॉजिटिव, अगर कैल्शियम डाइपॉजिटिव है तो CO3-2 यानी कार्बोनेट पे कितना आ गया, -2 चार्ज। तो देख लो इक्वल चार्ज है, प्लस का 2 है और माइनस का ही 2 है, यानी चार्ज टोटल कितना है, 2 है, ठीक। तो आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास को किससे डिवाइड कर दोगे, एन फैक्टर से। एन फैक्टर का मतलब यहाँ किस चीज़ से है, चार्ज से। तो कितना होता है इसका मोलर मास, 100। एन फैक्टर चार्ज कितना है, 2, तो कितना आ गया, 50, कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी सॉल्ट का भी क्या निकाल सकते हैं, आपका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये बात तो किसकी हुई थी, आपकी इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी के अंदर इक्विवेलेंट वेट रख के किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो चलिए गाइज नॉर्मेलिटी हमने आपको बता दी, साथ साथ हमने आपको इक्विवेलेंट वेट भी निकालना सिखा दिया कि एसिड, बेस और साल्ट का कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, हमने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखवाया था, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट को अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दे तो भी क्या निकल जाता है, आपका ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। उसके साथ ही अभी हमने आपको क्या बताया था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या बताया था या नहीं बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि एसिड के लिए एन फैक्टर कुछ और होगा, बेस के लिए कुछ और है, साल्ट के लिए कुछ और, ठीक है। अब यानी कि आप इक्विवेलेंट वेट की जगह पे, यहाँ पे ई की जगह पे क्या रख सकते हो, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएगा आपके किसके, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होगा, मोलर मास, और अपॉन में क्या आ रहा आपका, एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर किधर चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो क्या बना आपका, देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये बन गया मास अपॉन मोलर मास, किसका फॉर्मूला होता है, मोल्स का। लास्ट टाइम बताया था आपको कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, मोल्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए अगर आप मोल्स को उसके एन फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाते हैं। एन फैक्टर कहाँ से लाओगे, बताया अभी आपको लास्ट टाइम, क्या कि एसिड के लिए जितने फ्री H प्लस होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देनी है, बेस होगा तो OHN जितने होंगे उनसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, एन फैक्टर की जगह पे। और अगर साल्ट हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, चार्ज से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। ये बात हुई, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, किसी भी रिएक्शन को जब करते हैं तो आपके मोल्स जो हैं वे अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं। यानी किसी रिएक्शन में मान लीजिए 2 मोल ए ने
1 मोल बी के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है, या 5 मोल ए ने 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर लिया। लेकिन किसी भी रिएक्शन जब होती है कोई रिएक्शन, तो उसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये ए और बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए के 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी से रिएक्ट करेगा, यानी कि इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यानी ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्शन में हमेशा क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, ठीक है। इसे हम समझेंगे एक रिएक्शन की हेल्प से कि ग्राम इक्विवेलेंट्स किस तरीके। तो फिलहाल तो आप याद रखना कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, मोल्स को n फैक्टर से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए हम एक तरफ करता हूँ। अब समझते हैं रिएक्शन की तरह से, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मोल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते, वे सिमिलर एकदम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सेम नंबर में रिएक्ट करेंगे। देखिए कैसे, इक्वेशन लेते हैं छोटी सी, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू आपका क्या बनाया, NaCl और प्लस H2। बैलेंस है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, यहाँ पे भी कितने मोल है, 1 मोल HCl के। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं NaOH के भी और HCl के भी। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू अभी क्या बताया आपको कि मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर से। तो मोल्स कितने हैं, 1, n फैक्टर क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एक बेस, कितने OHN है, 1, तो फ्री होकर कितने OHN देगा जी, 1 OHN देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे n फैक्टर कितना है, 1, क्योंकि OHN कितने दिए इसने, 1, तो कितना हो गया यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 हो गया। इसी तरीके यहाँ पे देखो HCl के लिए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके होगा, मोल्स कितने हैं, 1, ठीक है, मल्टीप्लाई HCl है, कितने H प्लस रिलीज होंगे, 1, यानी कि n फैक्टर कितना है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया, 1। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक इक्वेशन और देखते हैं, चेंज करते हैं थोड़ी सी इक्वेशन को। यहाँ पे तो मोल सेम थे, अगली बार डिफरेंट मोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट किस तरीके से आपके सेम आएंगे, ठीक है। तो देखिए NaOH ही एक, तो साथ में रिएक्ट कर दिया किसके साथ, H2SO4 के, ठीक है। तो रिएक्ट करके क्या बनाया इसने, Na2SO4 बना और प्लस H2O। तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस भी तो करनी जरूरी है, तो बैलेंस करते हैं। इधर Na कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई रे, इधर 2H ये और 2H ये, कितने H हो गए, 4H हो गए। उधर कितने हैं, 2, तो कितने से मल्टीप्लाई हो गई, 2 से। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है आपकी, बैलेंस। अब रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि 2 मोल NaOH के 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखो 2 मोल NaOH के हैं, यहाँ पे कितने मोल है इसके, 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी मोल्स दोनों के क्या हो गए, अलग अलग। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक। यहाँ पे देखो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर निकालने हैं आपको NaOH के, तो कैसे निकालोगे, मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। NaOH के लिए कितने OHN देता है NaOH, 1 OHN, यानी कि n फैक्टर कितना है, 1, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, n फैक्टर कितना है, 1, तो कितने आगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, 2 आगे। फिर इसी तरीके से एसिड के लिए H2SO4 के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 1 है, ठीक। लेकिन H2SO4 कितने रिएक्ट कर रहे हैं इक्वेशन में, देखो 2 के 2 H2SO4 में से 2 के 2 हाइड्रोजन जो है वे रिएक्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, H2SO4 के पास कितने H प्लस रिलीज करेगा, 2, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, 2, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी n फैक्टर में, 2 से। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आए, 2। तो क्या देख रहे थे कि मोल्स दोनों के अलग अलग रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों रिएक्शन में n फैक्टर को ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है, सेम है। देखो 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH रिएक्ट विद 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। समझ में आई बात। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी भी रिएक्शन में ऑलवेज सिमिलर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आपके मोल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से, लेकिन अगर एक बात और देखनी है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स का, ठीक है, ये बात होगी। एक रिएक्शन और देखते हैं लास्ट, कैसे, देखो यहाँ पे NaOH
प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2। यानी कि अब देखो यहाँ पे NaHSO4, यानी कि अब की बार जो H2SO4 डिसोसिएट हुआ है आपका, वो पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाया। यानी कि अब यार H पॉजिटिव और HSO4 माइनस में टूटा है, यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया HSO4, यानी एक हाइड्रोजन अभी क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अब क्या यार H2SO4 के लिए H प्लस कितने रिलीज हुए 1, यानी इसके लिए N फैक्टर कितना होगा अब की बार 1 होगा। यानी कि अगर H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, मोल कितने हैं यहाँ पे इसके 1 है, यहाँ पे इसके भी कितने मोल है 1 मोल है। तो अगर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे तो मोल्स मल्टीप्लाई N फैक्टर, क्योंकि रिएक्शन को देख के निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट्स को, तो कितने रिएक्ट करे अब की बार 1 करा, तो यानी कि N फैक्टर कितना होगा 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 1। इसी तरीके से अगर NaOH का देखना है, NaOH के मोल कितने हैं यहाँ पे 1 है। ठीक है, OHN कितने देगा यहाँ पे NaOH 1, तो N फैक्टर भी कितना हो गया 1, मल्टीप्लाई कर दी 1। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ क्या कर ली, रिएक्ट कर लिया। ठीक है, तो मोल चेंज हो सकते हैं लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दे चैनल।